हेलो स्टूडेंट्स, केम छो, राम राम, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम रजत शर्मा और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, या बोल सकते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहली बात हम यहां ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर हम बात करते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 10 बोर्ड जिसके बच्चों का बहुत ही डर रहता है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और क्यों हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, तो सबसे पहली चीज, हर साल रिपीटेडली बोर्ड में इसके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं और 2020-21 के रिवाइज सिलेबस में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। तो ये बात तो रही क्यों ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ अगर हम क्लास 11th और 12th में केमिस्ट्री या फिर आप बोल सकते हैं हम साइंस को ऑप्ट करते हैं, तो हम देखेंगे कि एक सेक्शन आता है केमिस्ट्री में जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो ये चैप्टर जो है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए गेटवे कहलाता है। मतलब कि अगर अपन ने ये नहीं पढ़ा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। जैसे हम बोलते हैं कि यूपी में गए और वहां का पान नहीं खाया तो क्या खाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हम यहां पे ही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई व्हाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने देखा है कि 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, आउट ऑफ विच हम कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं इतना डिटेल में कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, इट इज द मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब यह है, आपके बायोलॉजी के टीचर ने भी आपको बताया होगा दैट सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, या सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। सेल के अंदर सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो वाटर एंड कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर कार्बन नहीं होगा तो आई थिंक लाइफ वोंट बी इजी, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर अगर अपन सेकंड बात करते हैं, ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ कार्बन। हम कहीं भी जाएं, फॉर एग्जांपल कोल को ले लें, पेट्रोलियम को ले लें, नेचुरल गैसेस को ले लें, ये सब के सब लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो या डेड एनिमल्स हो, कुछ भी। तो इन सब के अंदर वैसे ही कार्बन प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब बात आती है कि सर रॉकेट्स जो उड़ते हैं उनके अंदर तो कार्बन आई थिंक नहीं होता, उनके अंदर शायद हाइड्रोजन डलता है। बच्चों हमने मेंशन करा है ऑलमोस्ट सब नहीं, ऑलमोस्ट सारे ज्यादातर फ्यूल कार्बन से बने होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, एल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज एक्सेट्रा कंटेन कार्बन। इन सब चीजों के अंदर भी कार्बन का अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या हम ये बोल सकते हैं इन सब चीजों के अंदर कार्बन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ साथ प्लास्टिक हैव कार्बन टू। प्लास्टिक जो होता है हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे, वो भी कार्बन से ही बना होता है। तो आई थिंक ये आपको बात समझ आ गई होगी भाई इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अब नेक्स्ट चीज अपन डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन के अंदर कि इसको इतना यूनिक बना रही है। व्हाट इज द यूनिकनेस इन द कार्बन। तो सबसे पहली चीज अगर हम डिस्कस करें कि कार्बन कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड। कहने का मतलब यह है कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। सबसे पहली चीज, बच्चों को यह दिक्कत होती होगी कंपाउंड्स क्या होता है, तो सबसे पहले मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं। कंपाउंड होता क्या है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं एक फिक्स रेशियो बाय मास से, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। बच्चों ध्यान से सुनना, मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस यही होता है कि कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म इन द सेम रेशियो बाय मास और मिक्सचर किसी भी रेशियो में मिल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं H2O की, H2O इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। हालांकि ये दो एलिमेंट से मिलकर बना है बट स्टिल इट इज अ कंपाउंड। क्यों? क्योंकि हमेशा इसके अंदर 2:1 का रेशियो होता है और बाय मास 1:8 का रेशियो होता है। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो अपन इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए। सेकंड पर अगर प्रॉपर्टी को अपन डिस्कस करते हैं, क्या ये क्यों ये यूनिक है कि नंबर ऑफ ऑल द कार्बन एटम इज ग्रेटर देन ऑल द नॉन कार्बन कंपाउंड।
अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं, 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है, 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड है। अगर उसके अंदर से कार्बन को हटा लें तो 117 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हैं। अगर यहां पर 117 एलिमेंट्स मिलकर भी जितने भी कंपाउंड बना रहे हैं, फिर भी कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड से कम होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अपने हायर स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, पढ़ेंगे इसमें, बट ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हायर स्टैंडर्ड में। तो अब इतने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो इसके लिए एक अलग स्टडी करनी पड़ती है। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडीड एज द सेपरेटेड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग से ब्रांच बना दी है, जिसमें हम सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो चलिए आगे और डिस्कस कर लेते हैं क्या है इसके बारे में। भाई सबसे पहली चीज हमने देखा होगा बॉन्ड्स के बारे में, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा बॉन्ड्स क्या होते हैं। जब दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से मिलते हैं और वो बॉन्ड्स बना लेते हैं। अब वो बॉन्ड्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जो आप क्लास 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं। साथ में अगर हम बात करें अदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, जिसमें होता है वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये सब चीजें आपने पढ़ी होगी। तो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है आपका कार्बन एटम, तो यहां पर डिस्कस करते हैं हम कार्बन एटम कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। सबसे पहली चीज, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। भाई ये क्या बात है, हम देखते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर जो कि होता है 6। अगर हम इसकी वैलेंसी जो कि हमने क्लास 9th में सीखी थी उसको रिवाइज करते हैं, तो क्या होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। के में जाएंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एल में जाएंगे आपके रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ये बात यही बोल रहा है, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो सकता है, देयरफॉर कार्बन कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर कार्बन एटम्स और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ध्यान से सुनना, शेयर कर लेता है उसको, या तो किसी और कार्बन एटम के साथ या फिर किसी दूसरे रैंडम एटम के साथ, जिसके साथ वो बॉन्ड बना लेता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन अपने वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके या तो कार्बन से या डिफरेंट एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाता है। साथ साथ इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। अच्छा, कार्बन का जो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग, या फिर बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। हम बात करते हैं कार्बन की, एटॉमिक नंबर होता है इसका 6, तो इसके पास एक तो के शेल है और एक एल शेल है। छोटी साइज की वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, और इसका जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड इसीलिए स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। आई थिंक ये बात समझ आ गई होगी आपको, और आगे इसको और डिस्कस करेंगे टाइम के साथ। सबसे पहली चीज, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। आपने क्लास 9th में या फिर अपने प्रीवियस चैप्टर में आयनिक बॉन्ड के बारे में तो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया होगा, क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम देखते हैं, एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। वेट समझाएंगे, डोंट वरी। आप सोच रहे होगे सर नाम बोल रहे हैं और बस चलते जा रहे हैं, डोंट वरी। कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 1, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन, उसका भी एटॉमिक नंबर 1, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग करी, दोनों के पास, अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। किससे? म्यूचुअल शेयरिंग से। इस तरह के बॉन्ड को, इसके अंदर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसीलिए ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहां पर
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसके K शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो वो कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, किससे लेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन एटम लिया, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे बना दिया है इसको, तो हम यहाँ पर रब कर लेते हैं इसको। और इसका अब यहाँ पर अगर ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इसके पास हो गए कितने, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ये इसकी शेयरिंग कर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो यही तो हमें चाहिए था। तो इन्होंने क्या करा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो इसीलिए हमने ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करा, क्योंकि यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। सिमिलरली नाइट्रोजन की अगर अपन बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो चलो यहां पे डिस्कस कर लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में भी, एक सेकेंड। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो उसके K शेल में जाने वाले हैं 2 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग L शेल में जाने वाले हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें क्या होता है अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5। सिमिलरली दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने इससे लिए, सिमिलरली इसने भी इससे ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब यहां पर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, इसीलिए नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी कि कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। अच्छा, ये सिमिलर एटम्स में तो होती ही है और डिफरेंट एटम्स में भी होती है। लेट्स से एग्जांपल अपन लेते हैं HCl का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, K शेल, L शेल, M शेल। K शेल में गए 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और रिमेनिंग M में गए अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू गेट इट्स कंप्लीट ऑक्टेट। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में ध्यान रखें, जब भी हम इस तरह की बॉन्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करने के लिए। सिमिलरली क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ध्यान रखें, हाइड्रोजन जो होता है वो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने में बिलीव करता है। ड्यूप्लेट इज अपना कह सकते हैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं ताकि ये सब स्टेबल हो पाए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, हम कब स्टेबल अपने आप को मानते हैं, जब हमारे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। ठीक है, तो हम स्टेबल मानते हैं कि भाई हम अब स्टेबल हैं। सिमिलरली ये एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल तब मानते हैं जब ये अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए। बिकॉज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के बाद ये सोचते हैं कि अब हमें ज़रूरत नहीं है किसी से भी बॉन्डिंग करने का या किसी को इलेक्ट्रॉन देने का या फिर लेने का। ठीक है, आपको ये बात शायद समझ आ गई होगी कि ये एलिमेंट्स क्यों अपने आप को बॉन्डिंग करते हैं तो ताकि वो स्टेबल हो पाए। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके क्लास 9 से चलता हुआ आ रहा है। क्या होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्लास 10th में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं, 11th एंड 12th में भी इसका एक रोल प्ले होने वाला है। ठीक है, बहुत सी जगह पर इसको
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। बहुत सी बुक्स में इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी पहचाना जाता है। तो होता क्या है, चलिए इसको अपन देख लेते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट लुइस, उन्होंने क्या बोला था, अगर हम किसी भी एलिमेंट को बाय इट्स सिंबल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उससे रिप्रेजेंट कर दें। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उससे हम रिप्रेजेंट कर दें, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बन गए हैं, उससे अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये कहलाता है इसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने 2 एलिमेंट्स को मिला दिया तो एक कंपाउंड बन गया। तो 2 एलिमेंट्स को मिलाने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसी का बेसिकली लुइस डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है। सवाल बोर्ड्स में भी पूछा जाता है कि ड्रॉ द लुइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां पर अपने सिंपल लुइस डॉट स्ट्रक्चर है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर अगर अपन लुइस डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी तक हमने लास्ट में देखा था कि भाई होता क्या है कि ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को। ठीक है, बट अगर हम लुइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो करना क्या है, एक हाइड्रोजन बनाया उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन बनाया उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या करा है, बॉन्डिंग कर ली है और इसी वजह से म्यूचुअल शेयरिंग हुई है यहां पर, और ये होता है इसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई होगी और ये ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये इसका लुइस डॉट स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन का। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर हो गया, सिमिलरली ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर हो गया। और यहां पर अगर अपन देखते हैं मीथेन का, तो चलिए मीथेन का ड्रॉ करके देख लेते हैं कैसे ये स्ट्रक्चर बना। तो पहले सबसे पहली चीज कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होने वाले हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन को रिप्रेजेंट करा 1 2 3 4। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और ये 4। कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और हर एक हाइड्रोजन को चाहिए सिंगल इलेक्ट्रॉन टू गेट कंप्लीट इट ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। ठीक है, तो कार्बन ने, हाइड्रोजन ने लिए पहले ये, सिमिलरली ये वाले हाइड्रोजन ने और ये वाले हाइड्रोजन ने, तो सारे हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया और दे आर स्टेबल। नाउ अगर अपन बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो है, उन्हें 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो क्या करेंगे, कार्बन ने इससे ये ले लिए इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, कार्बन ने ले लिए इलेक्ट्रॉन सारे हाइड्रोजन से शेयर कर लिए, तो ये हो गया कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ आ रही होगी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट्स कोवेलेंट बॉन्ड, और दिस द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इज कॉल्ड लुइस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्या कह रहा है ये बोल रहा है रीजन बिहाइंड दिस यूनिकनेस। क्या ऐसे रीजंस है कि कार्बन जो है वो इतना यूनिक है। भाई अभी तक हमने देख लिया क्यों इंपॉर्टेंट है, यूनिक है। अब रीजन क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये इतना यूनिक है, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये टेट्रा कोवेलेंसी शो करता है। ध्यान से सुनिएगा, नई टर्म है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल टर्म्स है। टेट्रा कोवेलेंसी शो करता है, ये कैटेनेशन शो करता है, साथ में ये पॉलीमराइजेशन शो करता है और साथ साथ ये आइसोमरिज्म शो करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते पढ़ते सीख लेंगे या फिर हाई स्टैंडर्ड्स में पढ़ने वाले हैं कार्बन के बारे में। तो चलिए अब इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला रहेगा अपना टेट्रा कोवेलेंसी। तो चलिए सबसे पहले टेट्रा वैलेंसी को स्टडी कर लेते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड इट कैन फॉर्म कंपाउंड ओनली बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है और ये कंपाउंड बस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ना तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना किसी को डोनेट कर रहा है। एक्सेप्टिंग और डोनेटिंग वाला काम नहीं करेगा, ये ओनली शेयरिंग वाला काम करेगा। ठीक है, साथ साथ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 और 4।
ये तो हम बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भाई एटॉमिक नंबर 6 है और ये अपने वैलेंस शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देता है और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, मैं साइड में आपको ये भी बता देता हूं कि के में 2 ही क्यों आते हैं। बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं के की, एल की, एम की और एन की, तो के शेल के अंदर जो होता है के इज शेल नंबर 1, तो एन की वैल्यू अगर 1 डालते हैं तो 2 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 ज़ा 2, दैट्स वाई के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं एल की, एल का नंबर शेल नंबर होता है 2, तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 2 ज़ा 8, तो एल में 8 भरे जाते हैं। सिमिलरली अगर अपन बात करते हैं एम की, तो एम का शेल नंबर है 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 18, तो इसमें 18 एंड सो ऑन भरे जाते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो अपन इसको साइड में कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। इट रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि मैंने कहा आपको, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबल हो पाए। ठीक है, तो ये भी क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसके वैलेंस शेल में जैसे कि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए और वो स्टेबल हो पाए। और इसके बाद जो होता है, बट इट कैनॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्या हो सकता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो उसके वैलेंस शेल में रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 और 4। ये क्या कर सकता है, ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके, या फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ताकि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो सके। दोनों ही केसेस में ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकता है, बट ऐसा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, तो चलिए इसके 2 केसेस मैंने डिस्कस करे हैं, तो अपन दोनों को स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला केस, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4 माइनस anion, बट इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू द 10 इलेक्ट्रॉन। भाई बहुत ही गजब चीज लिख दी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलो देखिए क्या होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखेंगे बीच में तो हो गया आपका न्यूक्लियस, और ये शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2। आपके पास कार्बन के पास तो फर्स्ट शेल में हो गए इलेक्ट्रॉन, बाकी के 4 हो गए आपके आउटर मोस्ट शेल में। अब ये क्या करेगा, ये बोल रहा है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले लेता है तो क्या होगा। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो C4 माइनस, मतलब इसकी वैलेंसी जो होगी 4 माइनस हो जाएगी। बट क्या हम ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे इसका अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ इन अ न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज सेम। अब यहाँ पर 6 प्रोटॉन थे, अभी तक वो 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल पा रहे थे, बट अब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेंट 10, अब 10 नंबर हो चुके हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे संभाल पाएंगे, वो अट्रैक्शन रिपल्जन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से भी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं दूसरे केस की, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म C4 प्लस कैटायन। ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके C4 प्लस कैटायन बना सकता है, बट इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं सिंपल सी, अगर मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस कर लेता हूं जो आपके क्लास 11th और 12th में बहुत आने वाला है। मान के चलिए मैं मैकडी पे गया, मैकडी पे जाने के बाद मैंने 10 बर्गर खरीदे, मैंने 10 बर्गर खरीदे, मुंह में पानी नहीं आने का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने मैकडी पे 10 बर्गर खरीदे, वहां पर मैं वहां से निकला, बीच रास्ते में मेरे को एक मेरा फ्रेंड मिला, उसने जैसे तैसे मेरे से एक बर्गर छीन लिया। नाउ
अब मैं हो जाऊंगा थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा सतर्क हो जाऊंगा, ताकि मेरा बाकी के रिमेनिंग 9 बर्गर हैं वो किसी से नहीं छीने जाए। तो मैं अब थोड़ी ज़्यादा एनर्जी रखूंगा, या फिर देखूंगा कि ध्यान रखूंगा कि मेरे बर्गर छीन नहीं पाए कोई। अब अगर कोई फ्रेंड आया, उसने भी एक बर्गर और ले लिया, तो अब रिमेनिंग मेरे पास 8 बर्गर बचे। तो अब मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखूंगा इस पर कि भाई ऐसा नहीं हो जाए कि मेरे बर्गर और छीन ले कोई। तो ऐसा क्या कहने का मतलब है, अब मेरे से एक और बर्गर छीनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज अब मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला हूँ और साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा सतर्क हूँ कि अब कोई नहीं लेगा। मैं एनर्जी लगा के रखूँगा, क्योंकि अब मुझे बस 7-8 बर्गर को ही पकड़ना है। ठीक है, पहले 10 को पकड़ना था, अब 8 को पकड़ना है। तो सिमिलर ये बात ये बोल रहा है कि अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो सबसे पहली चीज़ वो C4+ कैटायन बना लेगा। ठीक है, कैटायन मतलब होता है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, बट इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहां से देखिए, मैं इसको आपको स्ट्रक्चर के बेस पे समझाना शुरू से कोशिश करता हूं। ये हो गया इसका न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट शेल में हो गए इसके 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो रहा इसका स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए हमने एक इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकालने के बाद ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब इसके ऊपर क्या रह गया, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा C के ऊपर प्लस, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब हम बात करेंगे इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम पहले तो होगा क्या, मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्यों होगा, पहले जो न्यूक्लियस था वो इसको और इसको बाउंड करके रखा हुआ था, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना था उसको, जिस वजह से थोड़ा सा मुश्किल था कि न्यूक्लियस होल्ड कर पा रहा है। हमने कुछ एनर्जी दी और ये निकल गया। अब इसके पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन है जिसको उसको होल्ड करना है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो उसको अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। तो कैसे, और ऐसे अगर अपन बात करें इसके आगे सक्सेसिव एनर्जी देते जाएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन निकाल पाए, ये बहुत ही मुश्किल होता जाएगा, और जिस वजह से और शायद इसके हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना ही लेता है। तो क्यों, तो होता ये है कि यहां पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आई थिंक एक टेट्रा कोवेलेंसी आपको समझ आ गई होगी कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर लेता है, ना तो लेता है ना देता है, बस वो शेयर कर लेता है ताकि वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस या नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाए। अब हम बात करते हैं कैटेनेशन की। कैटेनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ब्रांचेस और रिंग स्ट्रक्चर। देखिए, कार्बन एक ऐसा अकेला एलिमेंट है जो एक लॉन्ग चेन, ब्रांचेस या फिर हम बोल सकते हैं रिंग्स का जनरेशन कर लेता है। मतलब इसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने साथ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेम एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। मतलब इन्फिनाइटली वो जुड़ता चला जाएगा, एक चेन, ब्रांचेस या फिर एक रिंग्स के फॉर्म को बना लेता है। जैसे आप देखेंगे स्ट्रेट चेन, कार्बन जो है बहुत सारे कार्बन के साथ जुड़कर एक स्ट्रेट चेन बना सकता है, और ये कार्बन 5, 6, 7 नहीं, ये इन्फिनाइट हो सकते हैं बहुत सारे। अगर हम बात करें ब्रांच की, तो आप देख पा रहे हैं ये ब्रांच लगा सकता है अपने ऊपर, कार्बन कार्बन कार्बन, ये ब्रांच लगा दी, ब्रांच की भी और अंदर ब्रांच, ये सब ब्रांच भी लगा सकता है। ये इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। और रिंग वाला स्ट्रक्चर जो होता है या क्लोज चेन स्ट्रक्चर जो होता है, फॉर एग्जांपल इसके लिए मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन और ये कार्बन मिलकर एक रिंग बना सकते हैं या क्लोज चेन बना सकते हैं। और हम बात करें 4 की, तो कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन मिलकर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पेंटागन बना सकते हैं, हेक्टागन बना सकते हैं, हेप्टागन बना सकते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर, इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी और इतना मुश्किल नहीं है ये चीज़। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमराइजेशन।
अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है, आपने शायद अपने क्लास 8 के चैप्टर सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक में पढ़ा होगा कि भाई पॉलीमर क्या होते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइंस सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर और अ पॉलीमरिक कंपाउंड। जब बहुत सारे सिंपल छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर्स, और वो सिंपल यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर्स। जैसे कि आप अब यहाँ देखेंगे, ये स्ट्रक्चर है आपका इथीन का। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। तो ये बहुत सारे जब सिंपल छोटे छोटे इथीन्स मिलते हैं तो हमारे को पॉलीइथीन का स्ट्रक्चर मिल जाता है। मतलब दे हैव द टेंडेंसी टू ज्वाइन और फॉर्म अ लॉन्ग चेन, बहुत लंबी चेन बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और ये क्लास 8 सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक दोनों ही शो करते हैं कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी। और अभी भी समझ नहीं आई तो शायद आप घर पे जाके अपनी मम्मी का नेकलेस देखना जो बिट से बना हुआ। तो आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी यूनिट्स जो है वो मिलती हैं, और मम्मी ने एक नेकलेस पहना होगा जिसमें बहुत छोटी छोटी यूनिट्स जो है वो मिलकर एक बढ़िया सी सुंदर सी माला बनी होगी, माला या फिर नेकलेस बना होगा, अगर इन केस वो ओरिजिनल हीरे मोती का है, और अगर नहीं भी है तब भी वो नेकलेस ही है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोमर, एंड कंप्लीटली कंबाइन होने के बाद जो चेन बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो ये आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। तो चलिए अब आइसोमर्स के बारे में देख लेते हैं। आइसोमरिज्म क्या होता है, क्यों अपन इसको एक अलग से टॉपिक में पढ़ रहे हैं, और शायद हो सकता है ये आपके लिए एक नया टर्म है, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है देखते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। तो चलिए देख लेते हैं। यहां पर हमने एग्जांपल लिया है पेंटेन का C5H12 का। यहां पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने सारे कार्बन को क्या करा है, एक लॉन्ग चेन में जमा दिया है, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला पेंटेन का इन अ स्ट्रेट चेन में, ठीक है। अगर मैं बोलूं उसको कि एक कार्बन को उठाया मैंने, चलिए मैं यहां बना लेता हूं इसको, कार्बन 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 कार्बन, एक कार्बन को मैंने यहां लगा दिया, एक कार्बन को यहां लगाने से क्या हुआ है, अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले चेक कर लेते हैं इसका फॉर्मूला वही है क्या। देखिए कार्बन के पास आपको पता है टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो एक बॉन्ड तो बना लिया इसने, बाकी रिमेनिंग जो होंगे वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ठीक है। इसने 4 कंप्लीट हो गए। इसने 2 बॉन्ड बना रखे तो इसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए। इसने 1 2 3 बना रखे तो 1 हाइड्रोजन और चाहिए। सिमिलरली इसने 1 बना रखा था, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। नाउ ये कार्बन है, इसने 1 बॉन्ड बना रखा है तो इसको रिमेनिंग 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब काउंट कर लेते हैं अपन नंबर ऑफ कार्बन्स को। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन है इसके पास 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सबके अपन ने हाइड्रोजन टेट्रावैलेंसी प्रूव करी है नहीं करी है। कार्बन 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। सिमिलरली इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 12 ही है भैया। इस वाले फॉर्मूले में तो C5H12 है ही, बट अगर हमने इसका रिप्रेजेंटेशन या इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया स्टिल इसके अंदर हाइड्रोजन 12 हैं और कार्बन जो है वो 5 ही हैं। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे कंपाउंड जिनका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रख सकते हैं बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट कर देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है। बेसिकली इसका नाम रहेगा IUPAC के हिसाब से आइसोपेंटेन, क्योंकि ये जो पोजीशन है वो आइसो पोजीशन है, ठीक है। और अगर अपन बात करें इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट इज 3 कार्बन को हमने लगाया ऐसे, एक कार्बन को लगा दिया यहाँ पर, एक कार्बन को लगा दिया यहाँ पर,
तो इसका एक बॉन्ड है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके चारों कंप्लीट हैं, इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 3 हाइड्रोजन एंड इसके पास भी 3 हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट करेंगे तो कार्बन इज 5 एंड हाइड्रोजन इज H12। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका नाम होता है नियोपेंटेन, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आइसोमरिज्म। आई होप ये बातें आपको शायद क्लियर हो गई होगी और यहां पर आपको कुछ डाउट नहीं रहा होगा। तो आगे देख लेते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलोट्रोप्स की। एलोट्रोप्स होते क्या है, आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ लिया होगा। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो कार्बन के बेसिकली हमारे को 3 एलोट्रोप्स मिले हैं और जिनमें से नया है फुलरीन। बेसिकली इसको इतना वाइडली या बोल सकते हैं इतना डीपली नहीं पढ़ा जाता क्योंकि हम शायद ये हमारे काम का भी नहीं है। बट डायमंड एंड ग्रेफाइट, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं होते क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन डायमंड को। डायमंड क्या होता है, ये सब चीज़ आपने देखा होगा शायद आपके मम्मी के पास या पापा के पास डायमंड की रिंग पहन रखी है या कुछ भी, बट एक्चुअली उसका यूज क्या होता है चलिए देख लेते हैं। डायमंड एग्जिस्ट एज द 3 डायमेंशनल नेटवर्क विद अ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। डायमंड जो होता है एक 3D स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के ही बॉन्ड बने होते हैं। लेट्स से ये रहा एक 3D स्ट्रक्चर, यहां आप देख पा रहे होंगे एक पीछे जा रहा है, एक आगे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है। सिमिलरली ये आगे पीछे, ये पीछे, ठीक है। तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, डायमंड इज हार्ड इन नेचर विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये सब चीजें तो हमारे को पता ही है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस में भी काउंट होता है डायमंड। एक बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है और जो हार्ड है इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली हाई होता है। इसके बाद हम देखें, इट शाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। काम की बात अब आई है, इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको लाइट में रखते हैं तो ये शाइन करता है, तो ये तो ऑब्वियस बात है, हमें पता है कि ये शाइन करता है। हम बात कर रहे हैं इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों भाई? अब हम देखेंगे यहां के स्ट्रक्चर को। अब आप देख पा रहे होंगे कि एक कार्बन जो है आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां देख सकते हैं कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से ये कंडक्टिविटी नहीं कर पा रहा, इसीलिए इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डायमंड इज इन मेकिंग ज्वेलरीज। ज्वेलरी बनाने में काम आता है। और हम देखें, इट इज ऑल्सो यूज एज कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल। अब आपने देखा होगा कि किसी भी आसपास नियर शॉप में, अब आपने देखा होगा बहुत सी जो मिरर कटिंग वाली शॉप होती है, वहां पर जो टूल यूज होता है मिरर को काटने में, उसमें डायमंड ही यूज होता है। ठीक है, तो वहां के पिन पॉइंट में डायमंड, ओरिजिनल डायमंड नहीं कह सकते, हाँ उसके जैसा सिमिलर उसकी प्रॉपर्टी वाला डायमंड यूज करते हैं ताकि उसको शार्प एजेस दे पाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट बेसिकली आप सोचते हो कि ग्रेफाइट आते से आपको पेंसिल की लीड आ जाती होगी दिमाग में, हाँ थोड़ा बहुत है बट ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ग्रेफाइट से ही है। ग्रेफाइट इज मेड फ्रॉम वीक वंडर वॉल फोर्सेस। शायद मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि बॉन्ड जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर आते हैं आपका आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट वीक फोर्सेस में आते हैं आपका, वीक बॉन्ड्स के अंदर आते हैं आपका वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको शायद हम बॉन्ड ही नहीं बोल सकते। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप वैसे आने वाली 11th एंड 12th में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ना चाहते हैं, पढ़ पाओगे, सॉरी। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये बोल रहा है इट इज मेड फ्रॉम वीक वंडरवॉल फोर्सेस। बहुत वीक वंडरवॉल फोर्सेस से बना होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम। अब ये काम की बात है, ये बोल रहा है कि हर एक कार्बन एटम जो होता है वो 3 अदर कार्बन से जुड़ा होता है। बट अगर अपन बात करते हैं डायमंड की, वो अदर 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है।
तो ये तो बेसिक डिफरेंस रह गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। वो 4 एटम से जुड़कर, 4 कार्बन एटम से जुड़कर बना होता है। सिमिलरली ये 3 कार्बन एटम से जुड़कर बना होता है। अब बात करते हैं, इट सर्व एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब वापस आ गई काम की बात। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर पा रहा है, बट वो तो नहीं कर पा रहा था। तो होता क्या है, आप यहां देख पा रहे होंगे कि एक कार्बन एटम जो है वो 1, 2 और 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब अगर अपने यहां पर 3 कार्बन एटम यूज आ रहे हैं तो एक तो फ्री है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में काम देता है। अब ऐसा नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, और इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट फॉर द मशीन पार्ट्स एज वेल एज इट इज यूज्ड इन द लेड फॉर पेंसिल्स। ठीक है, अब क्या होता है, ये आपने देखा होगा बहुत से मैकेनिक्स जो होते हैं, आपके फादर की, भाई की, दीदी की गाड़ी अगर थोड़ी सी स्मूथ नहीं चल पा रही तो वो क्या करते हैं, ग्रीसिंग करवा लेते हैं उसकी। अब ग्रीसिंग के अंदर ग्रेफाइट इज यूज्ड। ठीक है, और साथ साथ ये पेंसिल की लीड बनाने में भी काम आती है। ठीक है, तो आई थिंक ग्रेफाइट का टॉपिक, ये उसका मुद्दा भी समझ आ गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो शायद आपको ये चीज अब ज्यादा डाउट नहीं देगी। तो चलिए फुलरिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली फुलरिन होता क्या है, इसके बारे में अभी भी स्टडी चल रही है। क्या होता है देखें, इट इज अ क्लोज्ड होलो केज कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है भैया, होलो केज है, एक पिंजरा टाइप का बना हुआ है, एक बॉल 3D बॉल टाइप का बना हुआ है, जिसके अंदर इंटरकनेक्टेड इन अ पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग। अब ये जो रिंग्स बनी हुई है इसके अंदर पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग जो है वो कनेक्टेड है। अब यहां पर अपन देख लेते हैं क्या होता है। यहां पर आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की रिंग बनी हुई है। अब अगर हम यहां देखेंगे, ये जुड़ा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की रिंग के साथ, मतलब ये पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल रिंग्स से इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए इसको फुलरिन बोला गया है। और इसके बारे में डिटेल स्टडी अभी की क्लास के लिए अपने नहीं है। कार्बन कंपाउंड्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल CO2 हो गया, CS2 हो गया, C2H4 हो गया, CH4 हो गया, या फिर बोल सकते हैं C6H12O6 हो गया। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। आई होप ये बात आपको शायद समझ आ गई होगी। उसके बाद आते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहां पर कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर है नहीं है, तो ये C2H4 हो गया, CH4 हो गया, C6H12O6 हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये इसमें तो O भी है, हाँ चलेगा, बट कार्बन हाइड्रोजन होने चाहिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हाइड्रोकार्बन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब यह है, यही चीज है जिसको हमारे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और आगे पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। अब ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसका नाम ही पता चल रहा होगा, हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर बस कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन यहां पर कौन कौन से हैं, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है बिकॉज इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड कार्बन कंपाउंड्स। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कॉल्ड organic compounds, and the compound containing only carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbon। ये बात दिमाग में डाल लीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या है। अब हाइड्रोकार्बन को बहुत ही डिटेल में अपन को पढ़ना है, पर डोंट वरी, ये सारा का सारा इस स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, थोड़ा सा हमारे को आगे वाले स्टैंडर्ड्स के लिए भी रखना है। बट हाँ, जो अभी पढ़ रहे हैं वो आगे भी काम आने वाला है।
तो ध्यान से अच्छे से सुनिएगा और हर चीज को लिखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन, ओपन चेन को 3 कैटेगरीज में तोड़ा गया है, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब ये क्या है, इनके बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं हम इसके आगे वाले लेक्चर में। तो एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब एल्केन्स होता क्या है, एल्केन्स को बेसिकली हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और ये दोनों के दोनों जो हैं वो अनसैचुरेटेड हैं, these are unsaturated hydrocarbon but alkane is only categorized in saturated hydrocarbon। तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। और अभी के लिए हमारे को साइक्लिक के अंदर ओनली साइक्लो एल्केन्स के बारे में स्टडी करनी है, और उसमें भी एक ही टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बेंजीन के बारे में पढ़ाई करनी है। आपने शायद इसका स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन के बारे में एक रिंग के बारे में स्ट्रक्चर पढ़ाई करनी है, वो है बस आपका बेंजीन इस स्टैंडर्ड के लिए। आगे वाले स्टैंडर्ड्स में इसको बहुत ही इलेबोरेटेड वे में बहुत से सारे चैप्टर्स के अंदर तोड़ा गया है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो चलिए देख लेते हैं। अब अपकमिंग लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर हमसे तो नहीं बन पा रहा है नाम, या हम नहीं बन पा रहे हैं पंडित। हाँ, पंडित के बारे में ही बात करें, क्योंकि हमारे को जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है पंडित, या हमारे घर के बड़े उसका नाम रखते हैं, तो वैसे ही हमारे को इनका नाम रखना पड़ेगा। तो चलिए हम इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शायद आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।